मानचित्र में हम उन प्लेट्स के विषय में देखेंगे। यह है अफ्रीकन प्लेट, जो कि कॉन्टिनेंटल और ओशनिक दोनों से बना हुआ है। यह है साउथ अमेरिकन प्लेट। साउथ अमेरिकन प्लेट में भी कॉन्टिनेंटल और ओशनिक दोनों प्लेट्स हैं। इसी तरह से नॉर्थ अमेरिकन प्लेट दोनों से बना हुआ है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में कॉन्टिनेंटल और ओशनिक दोनों तरह के प्लेट से बना हुआ है। यूरेशियन प्लेट, जिसमें यूरोप और एशिया का ज़्यादातर कॉन्टिनेंटल भाग है। इसी तरह से अंटार्कटिक प्लेट, जो कि दक्षिण में अवस्थित है। ये सारे प्लेट मेजर प्लेट्स कहलाते हैं। कुछ प्लेट्स माइनर प्लेट भी हैं, और ये जो प्लेट हैं इसमें प्लेट का नाम है स्कोटिया प्लेट, जो कि दक्षिण अमेरिका के दक्षिणतम से थोड़ा पूर्व की ओर अवस्थित है। साउथ अमेरिका के पश्चिम में नाजका प्लेट है। पनामा के पश्चिम में कोकोस प्लेट है। कैरिबियन आइलैंड के आसपास कैरिबियन प्लेट है। जुआन डे फूका प्लेट उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में अवस्थित है। इसी तरह से फिलीपींस के पास फिलीपींस प्लेट तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में कैरोलिन प्लेट अवस्थित है। ये सारे माइनर प्लेट हैं। अब इन प्लेट्स में सभी प्लेट्स अलग अलग दिशा की तरफ मूव कर रहे हैं, और इनकी गति अलग अलग है। और इस गति में हम ये देखते हैं कि कई जगह पे प्लेट एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी डाइवर्जेंट बाउंड्री है। कई जगह पे प्लेट एक दूसरे से टकराते हैं, मिलते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री है, जो इस कलर से दिखाया गया है। और कुछ जगह पे प्लेट्स न तो आपस में टकराते हैं, न तो दूर होते हैं, बल्कि ये यहाँ पे क्रैक्स उत्पन्न होता है और दोनों प्लेट एक दूसरे से अगल बगल से होके मूव करते हैं। ये छोटी छोटी जो लाइन है उससे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट दिखाया गया है। तो तीन तरह के प्लेट मार्जिन हुए। डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन, जो कि अलग हो रहे हैं, ये डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन्स हैं। कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन, जहाँ पर एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकरा रहे हैं, ये ब्लैक वाला निशान जो है वो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन का है। और तीसरा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जिसमें कि प्लेट एक दूसरे के अगल बगल से गुजर रहे हैं। जहाँ पर भी डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन है वहाँ पे क्रैक्स हैं थोड़ी थोड़ी दूर पर, और ये प्लेट जो पहले सिंगल लाइन में था, लेकिन अब ये खिसक के कोई आगे हो रहा है, कोई पीछे हो रहा है। इस तरह से ये प्लेट्स बन रहे हैं। इसमें अलग अलग प्लेट के मूवमेंट की दिशा अलग अलग है। जैसे अफ्रीकन प्लेट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसी तरह से साउथ अमेरिकन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट दोनों ही पश्चिम की तरफ मूव कर रहे हैं। पैसिफिक प्लेट नॉर्थ वेस्ट दिशा में मूव कर रहा है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नॉर्थ ईस्ट दिशा में मूव कर रहा है। यूरेशियन प्लेट साउथ वेस्ट दिशा में मूव कर रहा है। इस तरह से अलग अलग प्लेट अलग अलग दिशा में मूव कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतने विशालकाय प्लेट्स को आखिरकार मूव कराने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है। इस संदर्भ में जो एनर्जी के विषय में सबसे पहली थ्योरी आई थी वो थी आर्थर होम्स का कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। और इस कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में उन्होंने ये बताया कि ये जो भाग है ये स्टेनोस्फेयर का है, ऊपर का भाग लिथोस्फेयर का है, जिसमें कई प्लेट्स हैं। स्टेनोस्फेयर के ऊपर लिथोस्फेयर फ्लोट कर रहा है, और यहाँ तप्त मैग्मा है जो कि पिघली हुई अवस्था में है, इसीलिए इसे दुर्बलता मंडल या स्टेनोस्फेयर कहते हैं। कोई भी तप्त लिक्विड स्टेट में कोई भी मटेरियल यदि होगा तो वह उसमें हीट के कारण उसका मूवमेंट इस तरह से होगा। और इस सेंटर से हम देख रहे हैं कि जो भी हीट है वो ऊपर की तरफ उठ रहा है, और ये एक्सट्रीम एनर्जी दे रहा है, और यहाँ से प्लेट ब्रेक हो रहा है, और ये प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो ये जो कन्वेक्टिव करंट है, यह कन्वेक्टिव
करंट ही ड्राइविंग फोर्स है जो कि प्लेट को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करती है या एक दूसरे के नज़दीक लाती है। जैसे यहाँ कन्वेक्टिव सेल्स जो हैं वो यहाँ नीचे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ भी कन्वेक्टिव सेल्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, इधर से भी एक कन्वेक्टिव सेल नीचे की तरफ जा रहा है, और इस तरह से यहाँ पर दो प्लेट आपस में टकराएंगे और एक प्लेट दूसरे के नीचे पेनिट्रेट करेगा और इस तरह से क्रस्ट के या लिथोस्फीयर का एक भाग कंज्यूम हो जाएगा। यहाँ पर डाइवर्जेंस होगा और डाइवर्जेंस में ये जो क्रैक्स है यह नीचे से आए हुए मैग्मा के द्वारा भर दिया जाएगा और यहाँ पर यदि सी है या ओशन है तो ओशन का फ्लोर विस्तार होता जाएगा। कन्वर्जेंस जहाँ हो रहा है वहाँ लिथोस्फेरिक प्लेट में कमी आएगी और इसके आसपास कई टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ भी होगी, जैसे वॉल्केनो का इरप्ट करना, फोल्ड माउंटेन का बनना इत्यादि। तो इस तरह से आर्थर होम्स महोदय ने बताया कि कन्वेक्टिव करंट जो है वो प्लेट को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करने में मुख्य रोल निभाता है। लेकिन ये जो कन्वेक्टिव करंट है ये एनर्जी है कहाँ से, आई कहाँ से, तो उसमें दो तरह की एनर्जी की बात होती है। पहला जो है पृथ्वी के अंदर का जो हीट है वो रेडियो एक्टिव डीके के कारण होता है। पृथ्वी के अंतरतम में कई ऐसे खनिज हैं जो रेडियो एक्टिव खनिज हैं और उनके डीके से बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी पैदा होता है और ये एनर्जी ही उस मैग्मा को पिघली हुई अवस्था में रखता है और पिघली हुई अवस्था होने का कारण ये कन्वेक्टिव सेल्स बनते हैं। दूसरा है कि पृथ्वी जब बनी, इसका जब ओरिजिन हुआ तो यह बेहद ही तप था, पिघली हुई अवस्था में था, प्लास्टिक स्टेट में कह सकते हैं, और इसके ऊपर का भाग तो धीरे धीरे ठंडा हो गया, लेकिन अंदर का जो भाग है उसमें बची हुई ऊष्मा अभी भी है और वो ऊष्मा इस कन्वेक्टिव सेल को पैदा करता है। तो इस तरह से जो फोर्स है कन्वेक्टिव सेल को जनरेट करने में, उसमें दो तरह के एनर्जी हैं। पहला रेडियो एक्टिव डीके ऑफ मिनरल्स और दूसरा रेजिडुअल हीट। अब इस मूवमेंट में सवाल ये उठता है कि किसी प्लेट की गति बहुत ज़्यादा है, किसी प्लेट की गति कम है, उसके पीछे क्या कारण है। ली पिकॉन महोदय ने 1968 में प्लेट की गति 1 से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष तक बताया। कुछ जगहों पर यह गति 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष तक भी है, जैसे मिड इंडियन ओशनिक रिज में प्लेट का जो मूवमेंट है वह 14 से 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष तक है। आर्कटिक प्लेट की गति ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है पोल के पास। इक्वेटोरियल एरिया में प्लेट की गति बहुत ज़्यादा है, 6 सेंटीमीटर पर ईयर। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में प्लेट की गति में बेहद ही असमानता है। उसका कारण यह है कि जो एनर्जी कन्वेक्टिव सेल को बना रहा है वही एनर्जी डिटरमाइन करेगा कि प्लेट की गति क्या होगी। यदि कन्वेक्टिव सेल बहुत मजबूत है तो प्लेट की गति अधिक होगी, यदि कन्वेक्टिव सेल कमज़ोर है तो प्लेट की गति धीमी होगी। डायरेक्शन या दिशा जो है वो अलग अलग दिशा है और अलग अलग दिशा की तरफ सभी कॉन्टिनेंट बढ़ रहे हैं। अब इस आधार पर हम लोग प्लेट्स को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं और प्लेट का जो मार्जिन है, जहां 2 प्लेट मिलते हैं, उस प्लेट मार्जिन को हम लोग 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है उसे हम लोग कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहते हैं या रचनात्मक प्लेट मार्जिन कहते हैं। ये डाइवर्जेंट होता है, इसलिए इसको डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन भी कहते हैं। इसमें एक प्लेट दूसरे प्लेट से विपरीत दिशा की तरफ मूव करता है, इसलिए इसको डाइवर्जेंट या कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव इसलिए कि यहाँ नए लिथोस्फीयर का निर्माण हो रहा है। यहाँ सबसे पहले क्रैक डेवलप हुआ, फिर ये दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, बचे हुए
क्रैक्स में लगातार मैग्मा भरा जा रहा है और नए क्रस्ट या नए लिथोस्फीयर का निर्माण हो रहा है। इसलिए ये चूंकि निर्माणकारी है, इसलिए इसे रचनात्मक प्लेट भी कहते हैं। तो डाइवर्जेंट प्लेट का मतलब हुआ दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा की तरफ मूव जहां कर रहा हो, तो उनका जो प्लेट बाउंड्री है उस प्लेट बाउंड्री को हम लोग डाइवर्जेंट या कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहेंगे। दूसरा जो प्लेट मार्जिन है उसे हम लोग डिस्ट्रक्टिव या विनाशशील प्लेट मार्जिन कहते हैं। ये कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन में होता है। दूसरे शब्द में इसे कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन भी कह सकते हैं। कन्वर्जेंस का मतलब हुआ कि जब दो प्लेट एक दूसरे से नज़दीक आ रहे हैं, ये प्लेट पूर्व की ओर मूव कर रहा है, ये प्लेट पश्चिम की तरफ मूव कर रहा है, ये प्लेट टकराया इससे और टकरा करके इस प्लेट का एक विशालकाय भाग स्टेनोस्फेयर के अंदर गया और वहां कंज्यूम हो गया। तो यहाँ पर लिथोस्फेयर में कमी आ रही है। ये प्लेट पहले ज़्यादा दूर तक फैला हुआ था, लेकिन अब ये जो प्लेट है ये धीरे धीरे कंज्यूम हो रहा है और प्लेट का जो एरिया है वो कम हो रहा है। इसलिए इसको विनाशशील प्लेट किनारा कहते हैं या डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहते हैं। जहाँ पे कन्वेक्टिव सेल ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा वहाँ कन्वर्जेंस की प्रक्रिया होगी और कन्वर्जेंस के कारण प्लेट का एक भाग नीचे धंसेगा और लिथोस्फेयर में कमी आएगी। तीसरा प्लेट मार्जिन जो है उसे हम लोग कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन या शियर प्लेट मार्जिन या ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे संरक्षी प्लेट मार्जिन कहते हैं। इसमें प्लेट न तो एक दूसरे से टकराता है न तो एक दूसरे से दूर जा रहा है, इनके बीच क्रैक भी उपस्थित नहीं हो रहा है, बल्कि ये दोनों ही प्लेट एक दूसरे के अगल बगल से होके गुजर रहे हैं। इसमें न तो प्लेट का विनाश हो रहा है न तो प्लेट का रचना हो रहा है और इस प्रकार से कंजर्वेटिव या शियर या ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन में सिर्फ क्रैक्स डेवलप होता है और क्रैक्स डेवलप होकर के वो एक दूसरे के अगल बगल से होके गुजरते हैं।